देखो आप लोग इस समय 3 मंथ ट्रैप में हो। पहले बैच का कौन कौन है जिसको मैंने कहा था तीसरा महीना सबसे खतरनाक होगा? तो मोस्टली जो लोग हैं वो आए तो जोश में थे, हम किसी काम की शुरुआत बड़े जोश में करते हैं। तो दुनिया में पास और फेल होने वालों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने आपको 3P फार्मूला बताया था, आप शायद भूल गए। प्रैक्टिस तो हम तुमसे करा ले रहे हैं, लेकिन परसिस्टेंस तुम्हारा काम है। यहाँ गुरुकुल में थोड़ा सा ये दबाव है, राइट? तो ये दबाव नहीं होना चाहिए, आपको इसको एंजॉय। मैंने एक लाइन आपसे बोली थी, प्रक्रिया को एंजॉय करो, प्रक्रिया को एंजॉय करो। आप अगर इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप 3rd मंथ ट्रैक में आ चुके हो, आपकी एनर्जी आपको डाउन लग रही होगी, आपको 50 चीज़ों में आपका ध्यान भटक रहा होगा। आप जगह बदलना चाहते हो, आप टीचर भी बदलना चाहते हो, आप फलाना चीज़ बदलना चाहते हो। अब अचानक से आपकी जो परेशानी है वो बदलाव मांग रही, बोर हो गए हो आप, क्योंकि लाइफ में आपने इससे पहले कभी किसी काम को कंटिन्यू किया ही नहीं। किया होता तो यहाँ होते नहीं, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। तो आपको जो बदलाव लेकर आना है वो खुद में लेकर आना है। तो जो परसिस्टेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस, धैर्य। मैंने आपको पहले भी कहा था, कितने लोगों ने कंपाउंड इफेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखना। 31st वीक तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा आप सेम काम करो। इसमें ग्राफ दिया हुआ है एक, आपको कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अचानक से जो आप रोज करते चले जा रहे हो, अचानक से आपकी लाइफ बदल जाएगी। कल मेरे पास इस क्लास से एक बच्ची आई, उसने कहा सर हम बड़ा परेशान है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने ये पूछा ठीक है, राइट, आपसे बात हुई थी और मैंने आपसे लिख के मांगा भी था कि आप एक बार पूरी क्लास को बताओ। लाइफ एटीट्यूड की तरह होती है, अगर हम बुराई देखेंगे हमें सिर्फ बुराई देखेगी। किसी दिन खड़े हो जाना और लाल रंग की मारुति कार या लाल रंग की फॉर्च्यूनर या व्हाइट रंग की फॉर्च्यूनर देखना, अचानक से तुम्हें दिखाई पड़ेगा तुम्हें केवल फॉर्च्यूनर दिख रही है। तो लाइफ में आप जो देखना चाहते हो आपको वही दिखाई पड़ता है। यहाँ सिंपल सा एक फंडा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपने यहां आने के बाद क्या सीखा। आपने लिखा, उसको बताना चाहेंगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर केवल निगेटिव बोलने वाले ज्यादा होंगे तो हमारे एफर्ट खराब हो जाएंगे। हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मैंने लाइफ में आज तक किसी बैच के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन इतना पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी एफर्ट नहीं किया। मेरे सामने ब्रेकफास्ट रखा था, मैम का फोन है, हम पहुंच रहे हैं, मैं छोड़ के चला आया, और इसके बाद मेरी बैक टू बैक मीटिंग और क्लास है, गया। इसका सीधा सा तात्पर्य कि ये एक जुनून है तुम्हारे लिए। अब इस बच्ची का एटीट्यूड क्या था, इसलिए कल ये परेशान थी। मैंने कहा ये बताओ, कौन से, एक लिस्ट बनाओ, कौन से काम तुमने गुरुकुल में आने से पहले कभी नहीं किए। और इन्होंने बताया कि 100+ डेज हो गए हैं, और अब इन्होंने क्या सीख लिया जो इनकी लाइफ का पार्ट हो गया। किया तुमने प्रैक्टिस, कैसा लगा? आओ, मैं चाहूंगा मेरे से बात करो, सबको बताओ, कम से कम बोलने की शुरुआत करो। यहीं से शुरुआत करते हैं। सिंपल सा एक लिस्ट मैंने इनको दी बताने के लिए कि आपके पास लाइफ में क्या नहीं था, इस गुरुकुल में आने से पहले क्या नहीं था, उसकी लिस्ट बनाओ। फिर जितने भी दिन हुए उसकी लिस्ट बनाओ कि तुमने इतने दिन में क्या सीख लिया। जैसे स्मार्ट नोट्स बनाना, देर तक पढ़ाई करना, मसल्स मेमोरी को जनरेट करना, एक डायरी मेंटेन करना। तुम्हें लग रहा है ये छोटी मोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो डायरी मेंटेन करके चलना, आंसर राइटिंग करना, एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करना। क्या आज से जितने भी लोग 80-90 दिन हो गए, क्या उनकी लाइफ में ये था? तो अगर मैंने इनको एक तरीका सिखाया कि आप एक काम करो, जो भी तुम्हें लग रहा है ये काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे रेगुलर न्यूज़पेपर करना, रेगुलर टेस्ट देना, तो इनका एक परसेंटेज बना लो, जैसे 10%, 20%, जो भी तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो कि अगर मान लो 90 दिन हो गए तुम्हें आए हुए, और 90 दिन में तुम्हारा इतना ग्रोथ हुआ, 60%, 70%, जो भी ग्रोथ है, तो अंदाजा लगाओ कि 90 दिन के अगर कैलकुलेट करोगे, 365 दिन में जब जाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ कहां पहुंचेगी। हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है लाइफ को लेकर। हम सोचते क्या हैं, लाइफ को लेकर हम सोचते क्या हैं, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं तुम्हारा व्यू जानना चाहता हूं। आओ बोलो बेटा, सबके साथ बात करो। जब ये प्रैक्टिस तुमने की, तुम ही खड़े खड़े भी बोल सकती हो। शुरुआत करो, क्योंकि बोलने की शुरुआत होने जा रही है। हाँ, तो सबसे बात करो, घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमने ये चार्ट बनाया, कल तुम आई थी बड़े परेशान होके कि सर हम पता नहीं हम कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ये होता है,
इसको नोइंग नॉट डूइंग ट्रैप बोलते हैं। ये एनएलपी की एक स्टेज होती है जब आपको लगता है आप कुछ कर सकते हो लेकिन आपका दिमाग कहता है आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए हमने एक डायरी रखवाई थी, अपनी ग्रोथ को लिखो और ये प्रैक्टिस सभी लोग करो। जिसको भी यहाँ 30 दिन से ज्यादा हो गया है वो ये प्रैक्टिस शुरू कर दे कि इस ईमानदारी से कि गुरुकुल में आने से पहले तुम्हारे पास क्या नहीं था। अब जैसे मैंने आज से 4-5 दिन पहले क्लास ली थी कि आईएएस बनने के लिए स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड रीडर, गुड लिसनर, नोट्स बनाना आना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड टीम लीडर, यू मस्ट बी अ गुड टीम मेंबर। ये सारे आईएएस के क्राइटेरियाज होते हैं। तो आप ये लिस्ट बनाओ कि इससे पहले क्या आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते थे? क्या इससे पहले आप क्लास के डिस्कशन को तुरंत के तुरंत लिखने की आदत थी? एक्टिव लर्नर थे या पैसिव लर्नर थे? क्या आप इतने घंटे डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ाई कर पाते थे? क्या आपका रेगुलर इस तरह से टेस्ट देने का डेली टेस्ट देना है, डेली राइटिंग करनी है, डेली ब्लॉग पढ़ने हैं, था ये? और ये कितने दिन में हुआ? जो भी 30, 60, 90 जो भी डेज हैं। इफ देयर इज अ सर्ट चेंज देन बिलीव इट। बिलीव क्रिएट मिरेकल्स। विश्वास चमत्कार पैदा करते हैं। आप एक ऐसे ट्रैप में अब लाइफ को फ्यूचर में देख रहे हो। फ्यूचर कौन देख पाता है? नोबडी सीज फ्यूचर। तो आपको क्या करना है? आपको यह देखना है कि मेरा, आप नाप किसको सकते हो? पीछे जो हो चुका है। फ्यूचर को कोई नहीं नाप सकता। फ्यूचर में क्या पता कल हो ना हो, क्या पता। लीबिया के लोग रात में सो रहे थे, सुबह शहर ही गायब हो गए। इंसान की तो बात छोड़ दो, तुर्की में लोग सो रहे थे, खत्म हो गया। क्यों? सो नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। किसी के साथ ऐसा ना हो। बट फ्यूचर मेजर नहीं किया जा सकता, जो आपका पास्ट है वो मेजर किया जा सकता है। और आपके साथ आपकी ट्रेनिंग चूंकि बहुत खराब पहले हुई है तो आपको दिखाया जाता है मेरा होगा या नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था रिजल्ट इज जस्ट अ प्रोसेस। क्या है? अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रोज आंसर राइटिंग कर रहे हो, रोज एक टाइम टेबल, अपने आप सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अभी हाल में आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, भारत का नाम पूरी दुनिया में आगे कर दिया। तुमने नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ा कितने लोगों ने कि वो ओवरवेट था? वो ओवरवेट था, वजन उसका बहुत ज्यादा, खिलाड़ी बनने की क्षमता नहीं थी, बट उसके भुजाओं में ताकत थी थोड़ी सी। कोच ने पहचान लिया। उसको भी डाउट था कि मैं कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक्चुअली में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके खुद के वर्ड्स हैं, सुना करो, तो उसने कभी सोचा नहीं था। कोच ने पहचान लिया कि इसके बाद है दम, इसकी बाहें लंबी हैं, जो हमें चाहिए वो है। अब सुनना इस स्टोरी को। तो बोला सर मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं है और मेरा कोई इतना बड़ा ख्वाब भी नहीं है, मैं तो गाँव का लड़का हूँ भाई, कहीं छोटी मोटी खेल वेल इसलिए खेल ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है खेल कोटे में नौकरी मिल जाती है। अब देखो इंसान की सोच और एक कोच की जिंदगी। कोच ने कहा तू बड़ा सोच यार, बड़ा सोच, राष्ट्र के लिए खेल, देश के लिए खेल, यहाँ झंडा लग जाएगा, इससे बड़ा जिंदगी में कुछ नहीं है। जुनून भर दिया। बोला गुरुजी लेकिन मैं तो, बोला सिर्फ एक काम कर, ये एक्सरसाइज शेड्यूल है, ये डाइट शेड्यूल है, बस इसको फॉलो कर। बोला मैं कर पाऊंगा? डाउट। ये आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। बोले मैं कर पाऊंगा? बोले विश्वास है? बोले हाँ। बोला तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? डू यू हैव नथिंग, डू यू हैव एनीथिंग टू लूज? बोले तुम बहुत बड़े डीएसपी लगे पड़े हो, नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। बोला सर कुछ नहीं है, मैं तो गांव का लड़का हूं, जो मिलेगा वो मेरा है। तो लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? जो बोला कुछ नहीं है खोने के लिए, तो फिर आदमी पाने में लग जाता है। ये संसार का नियम है, लिख लेते तो तुम्हारे बहुत काम आता। इन हाथों को खोलो मेरी क्लास में, नए हो भी, आदत नहीं है एक्टिव लर्निंग के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है तुमसे कि जब जिंदगी में कुछ खोने को नहीं होता, जो सब कुछ मिला वो हासिल है। तो उन्होंने कहा वादा करो कि यही खाना खाओगे। कभी देखना नीरज चोपड़ा का जो वो पिज्जा बहुत पसंद था, फास्ट फूड बहुत पसंद है, कभी इंटरव्यू देखना, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए वो जहर है। तो बोला गुरुजी थोड़ा भी नहीं खा सकते? बोला समर्पण है? बोले हाँ सब कुछ है। सेम यही लैंग्वेज है उनकी। तो बोले बेटा इसको छोड़ना पड़ेगा। शाकाहारी थे, अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, नीरज चोपड़ा शाकाहारी थे, लेकिन एथलीट को बॉइल्ड चिकन खाना पड़ता है ताकि प्रोटीन डिफिशियंसी ना हो।
मसल्स टीयर रिपेयर हो जाए। व्यक्ति का समर्पण देखिए कि परिवार में कोई नहीं खाता था, उस व्यक्ति ने खाना शुरू किया। आप इंटरव्यू देखिए, उस व्यक्ति को फास्ट फूड इतना पसंद था, तभी तो ओवरवेट था, छोड़ना पड़ गया उसको, छोड़ दिया उसने। नॉनवेज नहीं खाता था, खाना शुरू कर दिया। किसके लिए? अपने लक्ष्य के लिए। आज आप नेशनल हीरो मानते, इंटरनेशनल हीरो है। भारत एथलीट में आज तक कभी इतने पदक ला ही नहीं पाया। आज वो देश का मतलब उसकी मूर्ति लगी हुई है। आप सोचिए, जीते जी किसी आदमी की मूर्ति लगी हुई है। आप समझ रहे हैं, ये लीजेंड बन जाने की कथा है। लेकिन नीरज ने एक ही बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मेरे कोच ने कहा इतनी प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, इतनी देर रेस्ट करना है तो करना है, इतनी देर दुनिया से दूर रहना है तो रहना है। ये स्थिति है कि मेरे कोच ने कह दिया। तुम कोच का नाम जानते हो? तुम में से कोच का नाम कौन कौन जानता है? तुम में से कोच का नाम कौन जानता है जिसने गांव के ओवरवेट बच्चे को निकालकर इंटरनेशनल लीजेंड बना दिया? जीते जी जिसकी मूर्ति लगी हुई है स्टेडियम में। नीरज चोपड़ा का नाम जानते हो? बस अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी तो मेरी और तुम्हारी कहानी तुम्हें समझ में आ गई। तुम्हें पहचानने की जिम्मेदारी हमारी है। दुनिया तुम्हें सफलता के रूप में पहचानेगी, मेरे नाम के साथ कुछ नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो दबाव है, ये जो हमने टेंशन दी है, ये तुमसे परेशानी के लिए, तो सॉरी टू से, ये तुम्हें बनाने के लिए। बनोगे तुम, तुम्हारी कीमत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको समर्पण देना पड़ेगा। और नहीं तो आज जाके नीरज चोपड़ा की स्टोरी पढ़ लो मेरे कहने से, कि मेरे कोच ने जो कह दिया मेरे लिए वो आखिरी शब्द है। समर्पित कर दिया। आज दुनिया किसको हीरो मान के घूम रही है? गांव का एक लड़का आज मिलियनेयर है, ब्रांड एंडोर्समेंट के उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो शोहरत, दौलत, नाम, प्रसिद्धि किसके हिस्से में? नीरज चोपड़ा के हिस्से में। कोच का नाम तो तुम्हें याद ही नहीं है। तो हम इसी तरह से, तुम आगे चलकर पनपोगे, लेकिन तुम्हारी खाद के रूप में हम होंगे। दुनिया खाद को नहीं देखती है, दुनिया उस फूल को देखती है, उस पौधे को देखती है जिसकी खुशबू से पूरा चमन गुलिस्तां जो है वो महकता है। तो हम उस खाद की तरह हैं जो धीरे धीरे खुद को मिटाते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें बनाते जा रहे हैं। तो हमारी डांट, हमारा अनुशासन, ये तुम्हारे लिए है। और एक और कहानी मेरे कहने से पढ़ लेना, माइकल फेल्प्स की। कहा जाता है कि अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता तो दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाने वाला देश होता। एक इंसान के बारे में किंवदंती है, एक कहावत है कि माइकल फेल्प्स अगर देश होता, एक अकेला आदमी 8 गोल्ड मेडल, भारत के पास टोटल नहीं है, तो 8वें नंबर पे होता। तुम्हें पता है माइकल फेल्प्स को एक ऐसी बीमारी थी कि वो कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता था। ADHD, यानी वो कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ नहीं सकता था। उसकी माँ ने समझ लिया था कि किसी तरह से सरवाइव कर जाए ये जिंदगी में, यही बहुत है। और माइकल फेल्प्स की कहानी ऐसी है कि उसको लिविंग लीजेंड कहा जाता है, कि अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता तो दुनिया में 8वें नंबर पे होता, अकेला एक इंसान। तो एक ADHD बीमारी से ग्रसित इंसान दुनिया का लीजेंड कैसे बना, समय निकालकर ये कहानी पढ़ लेना। और उसके कोच की कहानी पढ़ लेना कि कैसे उसकी माँ को विश्वास दिलाया। उसकी माँ जाकर रोने लगी कि मेरा बेटा तो कुछ कर नहीं पाएगा, ADHD बीमारी से ग्रसित है। बोले बेटा बस माता जी एक काम करो, बहन जी बस इसको रोज स्विमिंग पूल लेकर आ जाया करो, बाकी तो मुझ पे छोड़ दो। और उसकी काउंसलिंग करके बोला बेटा ये तो हो गया ना, दुनिया में तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा, इस बीमारी के कारण नौकरी नहीं मिलेगी। बोले हाँ गुरुजी। बोले अच्छा जो मैं कह रहा हूँ करोगे, जितनी बार कहूँगा उतनी बार करोगे? बोला हाँ गुरुजी। अब जब कुछ बचा ही नहीं है, तो जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो वही सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है, वो सब कुछ पा लेता है। तो लाइफ में मेजर करो तो अपना पास्ट मेजर करो। और ये बताएंगे एक छोटे से एटीट्यूडनल चेंज में तुम्हें क्या पता चला, यहां आने के बाद तुम्हारी ग्रोथ कितनी है? 60% से। कुछ अच्छा लगा बहुत कि अच्छा ये लगा। चीजें 12 साल में, कितने सालों में तुम्हारे पास नहीं थी? सर ये अभी मुझे 3 महीने में ही मिली है। तो ये चीजें नहीं थी। यस। और अगर ये ग्रोथ रेट मानी जाए तो आज से 365 दिन बाद तुम अपने आप को कहां देखती हो? टॉप। तो ये चीज होती है।
कल तुम परेशान थी कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, Yes. और इस प्रैक्टिस को करने के बाद बहुत अच्छा बताना लगा। चाहो इन लोगों को, बता दो, बहुत इस प्रैक्टिस को करने के बाद कैसा अच्छा लग रहा लगा है? सर, मतलब अपने बारे में लिखकर अच्छा लगा कि पहले जब मैं घर पे थी मैं कुछ भी नहीं करती थी। डायरी राइटिंग करना, ना सुबह जल्दी उठना, ना मेडिटेशन करना, ना एक्सरसाइज करना, ना स्टडी भी करती थी। तो मतलब कभी मन करता था तो पढ़ लेती थी, कभी मन करता था तो सो जाती थी। मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स स्टडी करती थी। यहाँ आने के बाद 14 आवर्स 15 आवर्स स्टडी कभी इससे पहले पढ़ा लाइफ में इतना? नेवर। कभी मेडिटेशन नहीं, किया? कभी नहीं। तो अगर 90 दिनों में 100 दिनों में 60% ग्रोथ है, जो पिछले 12 सालों से, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं क्या कर रहे थे 12 साल, तो कौन जवाब देगा मुझे? तो हम मिरेकल नहीं कर रहे, हम प्रोसेस कर रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कंपाउंड इफेक्ट मुझे कंपलसरी तुम लोगों को पढ़ा देनी चाहिए। यस सर। बड़ा मिरेकुलस बुक है वो। तुम्हें पता चलेगा जो अभी कर रहे हो इसका रिजल्ट तुम्हें कुछ दिन बाद मिलेगा, 31st वीक के बाद मिलेगा। और जो ये मेडिटेशन, रोज न्यूज़पेपर, आंसर राइटिंग, ये अचानक से जुड़कर एक दिन पहुंचेगा। लेकिन तुम लोग अभी सबसे खराब स्थिति में हो, खासतौर पे फर्स्ट बैच। ये 3rd मंथ सिंड्रोम है जिसके बारे में डेवन कहा था। सेम सिंड्रोम में हो, क्या होगा मेरा, क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदतों बोर हो गए। एक्चुअली यू नीड समथिंग न्यू, समथिंग सेंसेशनल। लेकिन लाइफ ना बेटा पेप्सी का कोक वो जो है केन नहीं है कि हर समय तुम्हें सेंसेशन मिलता रहेगा। यहीं से अगर निकल गए, कई लोग जैसे भागना शुरू हो गए, भाग भी गए और ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं जिसको सुनने के बाद यही लग रहा है कि या तो हम ही चले जाएं या तो इन्हीं को हम सही में बिठा के चले आए ट्रेन में। ये कोई रीज़न नहीं है, आप अपने उस ट्रैप में फंस गए हो। इस ट्रैप से निकलना पड़ेगा। अगर इस समय तुम भागे तो चलो तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, दोबारा लौटोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। गारंटी दे रहा हूं, नहीं लौटोगे। क्योंकि इस ट्रैप से निकालने के लिए एक मेंटर चाहिए, और तुम्हें नहीं, संसार के हर व्यक्ति को ये होता है। एक आपको हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए इस ट्रैप से निकालने के लिए। और जो लोग अभी आए हैं वो भी फंसेंगे। 3 महीने बाद उनको बोरियत होगी, ये मैं सालों से देख रहा हूं। उस समय किसी को अपना हाथ देना पड़ेगा कि भैया हमसे नहीं हो रहा, खींचो। लेकिन और जब इससे निकल जाओगे, 1.5 से 2 महीने लगेंगे, इससे निकल जाओगे, फिर दोबारा कभी पलट के नहीं आओगे। तो जो पलायन वेग होता है, यानी जब अंतिम बिंदु पर पहुंचता है रॉकेट, कि जब उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना होता है, तो बहुत कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड लगाना पड़ता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने इसके वेलोसिटी? अगर वो उतना, ये बड़ा मजेदार होता है, अगर ज्यादा लगा दिया तो अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा, कम लगाया तो पृथ्वी खींच के नीचे पटक देगी। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना। तो आपका जो ये टाइम है वो अब आप अर्थ ऑर्बिट के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए हो। यानी जो आपको रोके हुए थी, जो आते जो आपको बर्बाद कर रही थी, वो अभी काम कर रही हैं। अब तुम्हें एक थ्रेशोल्ड लगाना है, लेकिन ये कैलकुलेटेड होना है। जैसे किसी ने कहा अरे हम हॉस्टल छोड़ के बाहर जा रहे हैं, किसी को निगेटिव नहीं कह रहा हूं, आजादी चाहिए। कल एक बच्चे ने कहा कि इतना दबाव नहीं झेला जा रहा है हमसे, तो वो क्या हो रहा है, वो पलायन वेग का एक अलग, पलायन वेग बहुत कैलकुलेटेड होता है, इतना पर्टिकुलर मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाने के लिए तैयार हो गए। उनका वही हाल होगा जो उस रॉकेट का होता है। फिर वो क्या होता है, कहते हैं ना कक्षा से संपर्क टूट गया, सेम यही होगा। और अगर आपने ये समय ईमानदारी से नहीं क्रॉस किया तो तुम्हारी आदतें तुम्हें वापस खींच के पटक देंगी। तो आपको एक कैलकुलेटेड वेलोसिटी की जरूरत है। तैयार हो? तो सिर्फ कुछ मत सोचो। ऐसी कंडीशन में खिलाड़ी ने क्या कहा, नीरज चोपड़ा ने यही कहा, गुरुजी कहते थे तो अभ्यास करो तो अभ्यास, गुरुजी कहते थे रेस्ट तो रेस्ट, गुरुजी कहते थे ये खाना है तो ये खाना है। और नहीं तो सच करके किताब आई थी सचिन तेंदुलकर के ऊपर, ठीक है, पढ़ लेना। उनके गुरु आचरेकर साहब सचिन को बनाने वाले, उनके कोच आचरेकर सर थे। तो जब सचिन सेंचुरी मार के आते थे तो उनको लगता था आचरेकर सर बहुत खुश होंगे कि आज सचिन ने डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार दी। आचरेकर सर क्या कर देते थे, बोले मज़ा नहीं आया, जाओ प्रैक्टिस करो। तो वो और काम्बली बात करते थे, यार गुरुजी खुश क्यों नहीं होते हैं। तो गुरुजी ने बहुत साल बाद जब आशीर्वाद दिया, बोला कि मुझे क्रिकेटर नहीं बनाना था, मुझे लीजेंड बनाना था। तो क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं?
तुम में से तो कई लोगों को आचरेकर सर का नाम भी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, राइट? तो कोच जो होता है वो अपने शिष्य को तराश देता है। लेकिन क्रिकेट के लीजेंड का नाम तो पता है ना, भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। तो ये बात याद रखना बड़े ध्यान से कि हम खाद की तरह हम खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हें बना के जाएंगे। लेकिन अब मेरी दूसरी थ्योरी याद रखना कि तुम अब पृथ्वी की कक्षा के यानी अपनी आदतों की गुलामी के अंतिम चरण में हो, और अगर तुमने सही पलायन वेग का सही समय इस्तेमाल नहीं किया, एस्केप वेलोसिटी का, तो या तो तुम वापस पटक दिए जाओगे उसी आदत में, और या तो तुम अंतरिक्ष में विलीन हो जाओगे। ये चॉइस तुम्हारी है, ये चॉइस तुम्हारी है। तुम जो आज जो करोगे कल हम उसी का रिजल्ट देखेंगे। क्लियर है? तो पहली शर्त ये, अपने कोच को समर्पित कर दो कि हाँ आप जो कहते हो करो और वही करो। अब तुम्हें ये एक्सरसाइज कैसे करके कैसा लग रहा है? तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ नहीं सीखा? 60% की ग्रोथ 90 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट है यार, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और तब जब इनर्शिया यानी तुम्हारी पुरानी आदतें 15-20 दिन तो डाउट में निकले होंगे कि वहां नहीं गए यहां आ गए, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो आप लोग भी एक एक्सरसाइज कर लो जल्दी से कि हमारे प्रयास से जिस दिन तुम आए थे कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर थी, कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर थी, और यहां आने के बाद तुमने क्या सीखा जो तुम्हारा अपना हो गया। चाहे वो स्मार्ट नोट्स, चाहे वो देर तक पढ़ाई करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, आंसर राइटिंग करना, जो भी तुम्हें लग रहा है, डिसिप्लिन रहना। जैसे हमारे बच्चे योगा की वीडियो भेजे जा रहे हैं, वो उनको कोई शिकायत नहीं, कई बार मैं रिजल्ट उनको रिप्लाई करता हूं, नहीं करता हूं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा एक आदत की मुझे वो करना है, उन्होंने कर दिया। कई लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की, अब बंद कर दिया उन्होंने, अब बंद कर दिया। तो ये तुम्हें सोचना है कि क्या करना है। क्लास में रेगुलर आइए। अभी मैंने एक बच्चे को डांटा कि क्लास में नहीं हो, बुरा लग सकता है उसको, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि खुद को पुश करना पड़ता है। अभी क्लास में बैठे हुए हैं वो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुरु की डांट को जिसने प्रसाद मान लिया वो तो फिर सक्सेसफुल है। इसीलिए मैंने कहा माइकल फेल्प्स की कहानी पढ़ना, उसके गुरु ने किया क्या था, पढ़ना जरूर, पढ़ना जरूर। और उसने खुद अपने गुरु को श्रेय दिया कि सिर्फ एक टेक्निक ने हमेशा के लिए मुझे बदल के रख दिया मेरे गुरु की। वो भी चिढ़ा था, और वो कुछ नहीं था, सिर्फ उसके लिए एक सिंपल सा नियम बना दिया था कि बस संडे भी तुम्हें तैरना है 6 घंटे बस। बोला गुरुजी इससे क्या होगा? बोला तुम अपना काम करो ना, तुम बस 6 घंटे यहां तैर लेना। बाद में माइकल फेल्प्स जब बीजिंग में उसने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए कि आज उसको एक परालौकिक व्यक्ति कहा जाता है। उसके बारे में बात की जाती है कि वो इंसान नहीं है। बीजिंग की उसके जो स्ट्रोक्स को माना जाता है, उसने स्विमिंग में एक नया स्ट्रोक क्रिएट कर दिया, फ्लोटिंग स्ट्रोक। वो ऐसा तैरा था बीजिंग में कि ऐसा लगा कि कोई नाव पानी पे तैर रही इंसान का जिस्म नहीं है, ऐसा उसने कर दिया। लेकिन इस उपलब्धि से पहले पढ़ना क्या हुआ था, उसके चश्मे में पानी चला गया था, वो देख नहीं सकता था। पढ़ना, ये कहानी तुम्हें रोमांचित और रोने पे मजबूर कर देगी कि उसके गुरु ने इस स्थिति का आकलन कर लिया था और उसको एक ऐसी टेक्निक सिखाई थी, आंख बंद करके तैरने की स्थिति। पढ़ना, माइकल फेल्प्स ने जब इतिहास रचा उससे पहले उसके चश्मे में, उसके गॉगल्स में पानी चला गया था। वो देख नहीं पा रहा था कि उसका अपोनेंट कितना आगे है, और उसने आंखें बंद करके तैरा था वो पूरा गेम। और उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है उसको फ्लोटिंग स्ट्रोक कहा जाता है, यानी उसका लगभग शरीर पानी के ऊपर था, इतना फास्ट वो तैरा था। आज तक वो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और सिर्फ एक कहानी कि बेटा संडे भी आना है। तो बाद में माइकल फेल्प्स ने कहा कि मेरे अपोनेंट सिर्फ 6 दिन प्रैक्टिस करते थे, मैं 7 दिन प्रैक्टिस करता था। हर हफ्ते मुझे 6 घंटे ज्यादा मिलते थे, हर महीने 24 घंटे में ज्यादा प्रैक्टिस करता था। और मैंने ये प्रैक्टिस कई साल की, इसलिए मैं अपने अपोनेंट से आगे निकल गया। एक छोटी सी चीज ने पूरी जिंदगी बदल के रख दी। पढ़ना जरूर माइकल फेल्प्स की कहानी। तो आप इस पे विश्वास करो, आपने अभी क्या सीखा, ये जो आप सीख रहे हो इस पर आपका फाउंडेशन तय किया जाएगा। मान लो हम तुम्हें सिर्फ पढ़ा देते, सवाल है तुम पढ़ते कितना? हम थोड़े ना एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारा काम था कोर्स पूरा करा देना। हम धीरे धीरे करके उसको आपको बनाते जा रहे हैं कि तुम उसको पढ़ने के योग्य बन रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद जो ग्रोथ होगी वो तुम्हारी अपनी है। लेकिन अब जिनको भी 2 से 3 महीने हो गए हैं वो बहुत डेंजर जोन में, अब पृथ्वी की कक्षा छोड़ने की हालत में है। अब वो खुद से पूछें
अभी उनको कौन कौन सी चीजें वापस खींच रही हैं, कौन कौन सी चीजें उनको वापस खींच रही हैं, राइट। और अगर 90 दिन में तुम मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब देना कि 12 साल तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर ने क्या किया, मुझे इस बात का जवाब दो। क्यों नहीं तैयार करके हमारे पास भेजा? तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे दोस्तों ने 12 साल में वो काम क्यों नहीं किया जिसकी उम्मीद तुम हमसे 90 दिनों में करने की कोशिश कर रहे हो? जवाब है, वहां तो तुम अपने जिम्मेदार स्वयं थे ना। तो आप ये ग्रोथ चार्ट बनाओ। कितने लोग बनाओगे? सब लोग दिखाओ। और मैं कहूंगा कि सबके सामने बोलो, क्योंकि जब पॉजिटिविटी नहीं बोली जाती तो निगेटिविटी सुनी जाती है। इस संसार में निर्वात नहीं है, वैक्यूम नहीं है। जहां पॉजिटिविटी नहीं होगी वहां निगेटिविटी होगी, और जहां पॉजिटिविटी होगी वहां निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। निर्वात कुछ नहीं, वैक्यूम कुछ नहीं है। तो जो लोग अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं वो मुखर होकर बोले। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए तो यही चाहिए। आप बात करिए, और जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपके कान वो सुनेंगे और आपको बिलीव होगा, यस मैं बदल रहा हूं या मैं बदल रही हूं। क्लियर है?